राष्ट्रपति वर्तमान में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है। क्रम संख्या से वो देश की 15वीं राष्ट्रपति है। 15वीं, 1 पर 5 15। आपके बिहार दरोगा का पूछा हुआ क्वेश्चन है, रामनाथ कोविंद क्रम संख्या से केमे राष्ट्रपति? 14वें है, 14वें है। और ये तो ठीक है, द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति बनने से पहले झारखंड राज्य की राज्यपाल हुआ करती थी। झारखंड राज्य की राज्यपाल हुआ करती थी। झारखंड राज्य का ही राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को क्यों बनाया गया? देखिए, कुछ भी होता है ना, उसका कुछ ना कुछ कारण जरूर होता है। कारण क्या है? द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समुदाय से बिलोंग करती है और झारखंड में आदिवासियों की संख्या काफी अधिक है। झारखंड के राजनीति में आदिवासियों का काफी महत्व है। आदिवासी मत बीजेपी को मिल सके, इसलिए श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को झारखंड राज्य का राज्यपाल बनाया गया। और काफी सामान्य घर से श्रीमती द्रौपदी मुर्मू आती है। तो यहां पर परीक्षा विशेष के संदर्भ में दो बात। एक बात यह, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य की राज्यपाल हुआ करती थी? तो झारखंड। परीक्षा विशेष के संदर्भ में यह बात, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनने से पहले झारखंड राज्य की राज्यपाल हुआ करती थी। और परीक्षा विशेष के संदर्भ में दूसरी बात, द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति बनी है। और अगली बात, द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समाज से बिलोंग करती है और द्रौपदी मुर्मू देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति और पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनी है। देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति और पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनी है। इनसे पहले श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल राष्ट्रपति के पद पर रह चुकी है, इसलिए यह देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति और प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है। परीक्षा विशेष के संदर्भ में जो तीसरी बात आपको याद रखनी है, वह यह याद रखनी है कि देश की प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है। और यह बिलोंग करती है ओडिशा राज्य से, बिलोंग करती है ओडिशा राज्य से। खैर, इतना में नहीं जाने की जरूरत है। तो परीक्षा विशेष के संदर्भ में तीन बात जो हमने आपको बतलाया है, आपके दिमाग में जाना चाहिए। अब आप जवाब दीजिए। द्रौपदी मुर्मू क्रम संख्या से केमी राष्ट्रपति बनने से पहले कहां की राज्यपाल? कहां की? प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति, प्रथम आदिवासी महिला। क्लियर है? इसके बाद देश के उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ क्रम संख्या से 14वें उपराष्ट्रपति है। क्रम संख्या से 14वें उपराष्ट्रपति हैं। और ये उपराष्ट्रपति बनने से पहले पश्चिम बंगाल राज्य के राज्यपाल हुआ करते थे। 2019 से 2022 तक पश्चिम बंगाल के राज्यपाल पद पर है। ममता बनर्जी के नाक में दम करके रख लेता ये व्यक्ति जगदीप धनखड़। हाल ही में जगदीप धनखड़ ने एक स्टेटमेंट दिया है और उन्होंने यह कहा है कि महात्मा गांधी 20वीं सदी के महापुरुष हुए, वही मोदी जी 21वीं सदी के युग पुरुष हैं। मोदी जी 21वीं सदी के युग पुरुष हैं। कल परसों का स्टेटमेंट है उनका, समझ गए? बड़ी विवादित उपराष्ट्रपति हैं, एकदम अनाप शनाप बोलते हैं। उनके कार्य पद्धति को देखेंगे ना तो एकदम बीजेपी की ओर जो है उनका रुख रहता है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। आप राज्यसभा के सभी सदस्यों के लिए एक समान है। खैर, हर कोई सत्ता का दुरुपयोग करता है, तो जगदीप धनखड़ कर रहे हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस सत्ता का दुरुपयोग नहीं किया, कांग्रेस भी बहुत अधिक सत्ता का दुरुपयोग किया है। हर कोई सत्ता का दुरुपयोग करता है, समझ गए? तो जगदीप धनखड़ ऐसे बिलोंग करते हैं राजस्थान से बिलोंग करते हैं। परीक्षा विशेष के संदर्भ में यहां पर दो बात। एक बात, जगदीप धनखड़ क्रम संख्या से केमे क्रम के उपराष्ट्रपति है तो 14वें। और दूसरी बात, जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति बनने से पहले कहां के राज्यपाल हुआ करते थे?
तो पश्चिम बंगाल राज्य के राज्यपाल हुआ करते थे। और सबसे ज्यादा जरूरी यह है, इस प्रकार के प्रश्न बीपीएससी जैसे परीक्षा में, बिहार एसएससी जैसे परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, समझ गए। तो बिहार दरोगा में पूछने की संभावना है। तो बता दीजिए गुरुजी लोग, जगदीप धनखड़ क्रम संख्या से कैमे उपराष्ट्रपति, कैमे कैमे, चलिए ठीक है। इसके बाद जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति बनने से पहले कहां के राज्यपाल हुआ, कहां के राज्यपाल, कहां के राज्यपाल, पश्चिम बंगाल। इसके बाद प्रधानमंत्री की अगर हम बात करें, बंगाल राज्य के राज्यपाल हुआ करते थे। और समझ गए। तो जगदीप धनखड़ ऐसे बिलोंग करते हैं राजस्थान से, राजस्थान क्या में, जो आपको मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री है वर्तमान में। व्यक्तिगत तौर पर क्रम संख्या से ये 15वें प्रधानमंत्री है, क्रम संख्या से व्यक्तिगत तौर पर 15वें प्रधानमंत्री हैं। ये प्रधानमंत्री बनने से पहले गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। और आज तक भारतीय इतिहास में टोटल छह ऐसे मुख्यमंत्री हुए जो प्रधानमंत्री बने हैं। उसमें एक हमारे श्री मोदी जी भी हैं। श्री मोदी जी के अलावे एचडी देवगौड़ा, पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, मोरारजी देसाई, टोटल 6 ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री भी बने हैं, या टोटल 6 ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो मुख्यमंत्री भी रहे हैं। वो 6 है मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, या टोटल 6 ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो मुख्यमंत्री भी रहे हैं। वो 6 है मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, एचडी देवगौड़ा और श्री नरेंद्र मोदी। तो यह बात याद रखना है, इस प्रकार के प्रश्न आपके बिहार दरोगा परीक्षा में धड़ल्ले से पूछे गए हैं। क्वेश्चन बैंक तो आपने देखा है, तो आप जाकर के देखिए, इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे गए, समझ गए। तो श्री मोदी जी व्यक्तिगत तौर पर देश के क्या में प्रधानमंत्री, क्या में प्रधानमंत्री, 15 में। इसके बाद श्री मोदी जी प्रधानमंत्री बनने से पहले कहां के मुख्यमंत्री हुआ, कहां के मुख्यमंत्री। टोटल कितने ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो मुख्यमंत्री रहे, कितने हैं। पहला मोरारजी देसाई, पहला मोरारजी देसाई, दूसरा चौधरी चरण सिंह, चौधरी, तीसरा वीपी सिंह, चौथा सॉरी तीसरा वीपी सिंह, तीसरा वीपी सिंह, चौथा पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव, पांचवा एचडी देवगौड़ा और छठा नरेंद्र। तो 6 ऐसे मुख्यमंत्री है जो प्रधानमंत्री बने हैं। पहला नाम, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। चलिए ठीक है। ये अब देखिए, जो प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री लोकसभा के नेता होते हैं। तो लोकसभा के विषय में थोड़ा सा आप जानिए। यहां पर लोकसभा, लोकसभा लोकसभा में एगो अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष तो है ये नहीं है वर्तमान में, इसलिए उपाध्यक्ष हम बोलेंगे नहीं, उपाध्यक्ष होते हैं ऐसे। इसके बाद जो है आपको महासचिव होता है लोकसभा में। इसके बाद विपक्ष का नेता होता है, इसके बाद विपक्ष का नेता होता है, विपक्ष का नेता होता है, ठीक है। उपाध्यक्ष भी होता है, लेकिन उपाध्यक्ष पद पर अभी कोई है ही नहीं, उपाध्यक्ष का पद रिक्त है, उपाध्यक्ष का पद जो है आपको खाली है, समझ गए। तो देखिएगा, लोकसभा आप सब लोग जानते हैं, संसदीय व्यवस्था भारत में देखने को मिलती है। भारत में जो संसदीय व्यवस्था देखने को मिलती है, उसमें संसद के 2 सदन है, एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है। लोकसभा के विषय में जानकारी अनुच्छेद 81 देता है, राज्यसभा के विषय में जानकारी अनुच्छेद 80 देता है। लोकसभा में एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष होता है, यह बात कहता है अनुच्छेद 93। अनुच्छेद 93 यह कहता है लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा। और
प्रथम लोकसभा के गठन से लेकर आज तक 17 लोकसभा का गठन हो चुका है, जिसमें लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मौलंकर और वर्तमान में जो 17वीं लोकसभा अस्तित्व में है, 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष है ओम बिरला। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष है ओम बिरला, वर्तमान में यही लोकसभा के अध्यक्ष है, वर्तमान में यही लोकसभा के अध्यक्ष है। और ये कोटा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीते हैं। कोटा जो कि शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र माना जाता है, वहां से जो है ये चुनाव जीते हैं। आगे लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बाद जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक अधिकारी होता है वह लोकसभा का महासचिव होता है। और लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। वर्तमान में जो लोकसभा के महासचिव है वह है आपको उत्पल कुमार सिंह। उत्पल कुमार सिंह, कुमार सिंह। और लोकसभा में एक विपक्ष का नेता होता है। लोकसभा में विपक्ष के नेता का दर्जा उसे दिया जाता है। सत्ता पक्ष के अलावा अन्य राजनीतिक पार्टियों में जो सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी होती है उस पार्टी को विपक्षी पार्टी का दर्जा दिया जाता है और उसके नेता को विपक्ष के नेता का दर्जा दिया जाता है, उसके नेता को विपक्ष के नेता का दर्जा दिया जाता है। और वर्तमान में लोकसभा में विपक्ष का नेता है अधीर रंजन चौधरी, जो कि कांग्रेस के नेता है। अधीर रंजन चौधरी जो कि आपको कांग्रेस के नेता है। तो लोकसभा के पदाधिकारियों में इन तीनों को याद रखना है, ठीक है। खैर पूछेगा नहीं, फिर भी याद रख लीजिएगा, नहीं पूछेगा, हम आपको बता रहे नहीं पूछेगा, ये समझ गए। लोकसभा के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में अध्यक्ष। लोकसभा के महासचिव वर्तमान में, लोकसभा के महासचिव वर्तमान, विपक्ष के नेता, विपक्ष के नेता, विपक्ष के नेता। आगे अभी तुरंत हमने आपको बताया है कि भारतीय संसदीय परंपरा में संसद के दो सदन है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो एक राज्यसभा जो है, राज्यसभा के स्ट्रक्चर के विषय में, राज्यसभा के संरचना के विषय में जानकारी हमें अनुच्छेद 80 देता है। और राज्यसभा की अगर आप बात करेंगे तो राज्यसभा में एक सभापति और एक उपसभापति होगा, यह बात कहता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 89। अनुच्छेद 89 यह कहता है कि राज्यसभा में एक सभापति और एक उपसभापति होगा। तो राज्यसभा में एक होते हैं आपको सभापति और एक होते हैं आपको उपसभापति, उपसभापति। और इसके बाद जो है राज्यसभा में भी एक होता है महासचिव, राज्यसभा में भी एक होता है आपको महासचिव। अगर वर्तमान की बात करें, अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में जो राज्यसभा के सभापति हैं, आप सब लोग जानते हैं राज्यसभा का सभापति वही होता है जो उपराष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 64 यह कहता है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अनुच्छेद 64 यह कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, पदेन सभापति होता है। तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं, वही जो है आपको राज्यसभा के सभापति है, वही आपको राज्यसभा के सभापति हैं। फिर राज्यसभा के उपसभापति की अगर आप बात करेंगे तो वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति है आपको हरिवंश नारायण सिंह, हरिवंश नारायण सिंह, हरिवंश नारायण सिंह, हरिवंश नारायण सिंह। और एक बात बताते हैं हम आपको, ठीक है, ये तो है राजनीतिक बात लेकिन फिर भी जानिए, राजनेता के दिमाग को देखिए, राजनेता के दिमाग को देखिए कि राजनेता कैसे दिमाग लगाता है। वर्तमान में जदयू यानी जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार जी की पार्टी भाजपा के साथ गठबंधन में नहीं है, नहीं है। जदयू राजद के साथ गठबंधन में है। और ये जो राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह है, हरिवंश नारायण सिंह का संबंध जदयू से है, जदयू से है। जदयू ने ही हरिवंश नारायण सिंह को राज्यसभा भेजा और ये जदयू के ही सदस्य हैं और ये वर्तमान में केंद्र की मोदी सरकार में राज्यसभा के उपसभापति हैं। क्या बिना मोदी जी के अनुमति के हैं ये? बिना मोदी जी के अनुमति के पूरे देश में एक पत्ता तक नहीं हिलता है अभी, सच यही है, समझ गए। मोदी जी नीतीश कुमार के लिए रास्ता खोल के रखे हैं, किसके जरिए? हरिवंश नारायण सिंह के जरिए। और पिछले दिनों हरिवंश नारायण सिंह और नीतीश जी की एक गुप्त मीटिंग हुई है और पिछले दिनों नीतीश कुमार जी ने एक स्टेटमेंट दिया है, हम तो सबको एक कर दिए, कांग्रेस जो है 5 राज्य के चुनाव में व्यस्त है, अब हम क्या करें। समझे, नीतीश जी का ये स्टेटमेंट है। और उसी से कुछ दिन पहले हरिवंश नारायण सिंह के साथ नीतीश कुमार जी का एक गुप्त मीटिंग हुआ, 1.5-2 घंटा का मीटिंग हुआ। तो देखिए मोदी जी भी देखिए और नीतीश जी भी देखिए, देखिए नेता सब दिमाग का कितना तेज होता है। नीतीश कुमार जी कभी भी बीजेपी गठबंधन के साथ जा सकते हैं, रास्ता खुला हुआ है इसके जरिए, समझ गए।
तो दोनों पार्टी के विषय में बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि किसी एक के विषय में बोल रहे हैं। दोनों देखिए बीच का रास्ता अपनाया, बीच के रास्ता को जो है खाली रखा है कि जब होगा तब इसके जरिए काम हो जाएगा। इसके बाद वर्तमान में नहीं, इसके बाद देखिए जैसे राज्यसभा है, राज्यसभा में सभापति और उपसभापति के अलावा जो तीसरा महत्वपूर्ण पद है वह महासचिव का पद है। और वर्तमान में राज्यसभा के महासचिव के पद पर आसीन है पीसी मोदी, प्रमोद चंद्र मोदी। वर्तमान में राज्यसभा के महासचिव के पद पर आसीन है पीसी मोदी, प्रमोद चंद्र मोदी। चलिए ठीक है, इसको याद कर लेते हैं। तो वर्तमान में राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, महासचिव, ये भी याद नहीं रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आगे जो बतलाने जा रहे हैं उसमें हर बात को आप याद रखिएगा। देखिए आप पॉलिटी में नीति आयोग के विषय में पढ़े हैं, नीति आयोग से हमेशा प्रश्न आते रहा है। कभी उसका फुल फॉर्म पूछेगा, कभी उपाध्यक्ष पूछेगा, कभी सीईओ पूछेगा, कभी स्थापना वर्ष पूछेगा, कभी प्रथम उपाध्यक्ष पूछेगा, कभी प्रथम सीईओ पूछेगा। नीति आयोग से प्रश्न रहा है हमेशा परीक्षा में। तो आगे नीति आयोग के विषय में हम बतलाने जा रहे हैं, और यहीं पर हम आपको नीति आयोग के विषय में क्यों बतलाने जा रहे हैं, नीति आयोग की चर्चा नोट में भी है। यहीं पर हम आपको नीति आयोग के विषय में इसलिए बतलाने जा रहे हैं क्योंकि देखिए आप सब लोग जानते हैं प्रधानमंत्री, आप सब लोग जानते हैं जो प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री लोकसभा के नेता होते हैं। दूसरी बात आप सभी लोग जानते हैं कि नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं। तो यहां पर प्रधानमंत्री सबके विषय में जाने हैं, तो इसलिए यहां पर नीति आयोग के विषय में जो है जान लीजिए। और नीति आयोग के विषय में हम आपको बतला दे, जितना बात हम आपको यहां पर बतलाएंगे आप जरूर याद रखिएगा। प्रश्न आता है, हमेशा आता है, और आसान ही प्रश्न रहता है। और उस प्रकार के प्रश्न को अगर आप गलती करके आते हैं तो आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारते हैं। आपसे बड़ा बरदराज दुनिया में कोई नहीं है। नीति आयोग, देखिए नीति आयोग में दो बात याद रखना जरूरी है, एक सीईओ, दूसरा उपाध्यक्ष। लेकिन उससे पहले जानिए, वहां पर तो आएंगे, लेकिन उससे पहले जानिए जब देश आजाद हुआ ना, आजादी के बाद देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू समाजवादी विचारधारा के थे, और समाजवादी विचारधारा के होने के कारण ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचवर्षीय योजना को लागू किया। और पंचवर्षीय योजना को लागू करने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचवर्षीय योजना के निर्माण को लेकर योजना आयोग नामक संगठन की स्थापना किया। योजना आयोग नामक संगठन की स्थापना मार्च 1950 ईस्वी में हुआ। मार्च 1950 ईस्वी में योजना आयोग नामक संगठन की स्थापना हुई। योजना आयोग मार्च 1950 से 31 दिसंबर 2014 तक अस्तित्व में रहा। 31 दिसंबर 2014 के ठीक अगला दिन आता है 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर एक नए संगठन की स्थापना की गई जिसे नीति आयोग कहा जाता है। तो नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ है। इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक सीईओ होते हैं। और भारत में जितने भी राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश है, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक या उपराज्यपाल नीति आयोग के मेंबर होते हैं। नीति आयोग के मेंबर होते हैं। और नीति आयोग भारत के लिए एक थिंक टैंक के तौर पर काम करती है। नीति आयोग का कोई कार्यकाल नहीं होता है। नीति आयोग का कोई कार्यकाल नहीं होता है। नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। जो प्रधानमंत्री है वही नीति आयोग का अध्यक्ष होगा। तो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, तो मोदी जी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। और मोदी जी जब तक प्रधानमंत्री पद पर रहेंगे तब तक नीति आयोग के अध्यक्ष पद पर रहेंगे। तो यह बात देके आपको फंसाया जाता है नीति आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो ध्यान से याद रखिएगा। नीति आयोग के अध्यक्ष का कोई कार्यकाल नहीं होता है। नीति आयोग के अध्यक्ष का कोई कार्यकाल नहीं होता है, बल्कि जब तक कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री के पद पर है तब तक वह नीति आयोग का अध्यक्ष है। अगर कोई व्यक्ति 2 वर्ष तक प्रधानमंत्री के पद पर है तो 2 वर्ष तक वो नीति आयोग के अध्यक्ष पद पर रहेंगे। अगर कोई व्यक्ति 12 वर्ष तक प्रधानमंत्री के पद पर है तो वो 12 वर्ष तक नीति आयोग के अध्यक्ष के पद पर रहेंगे। अध्यक्ष के अलावा एक उपाध्यक्ष होता है।
नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष होते हैं, नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति अध्यक्ष करते हैं, अर्थात प्रधानमंत्री करते हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति अध्यक्ष करते हैं, अगर अर्थात नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री करते हैं। और नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष की अगर आप बात करेंगे तो नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष बने हैं अरविंद पनगडिया। अरविंद पनगडिया, अरविंद पनगडिया नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष बने हैं। वही वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अगर हम बात करें तो वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष है सुमन कुमार बेरी या सुमन बेरी। सुमन बेरी वर्तमान में उपाध्यक्ष है। उपाध्यक्ष से इतर नीति आयोग में एक सीईओ होते हैं, और नीति आयोग में जो सीईओ होते हैं, सीईओ मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। नीति आयोग के जो प्रथम सीईओ बने हैं सिंधु श्री खुल्लर। सिंधु श्री खुल्लर, सिंधु श्री खुल्लर नीति आयोग के प्रथम सीईओ बने हैं। और वर्तमान में नीति आयोग के जो सीईओ है, वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ है BVR सुब्रमण्यम। BVR सुब्रमण्यम वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ हैं। तो नीति आयोग के विषय में यह सब बात आपको याद रखना है। तो आ जाइए गुरुजी लोग याद करते हैं। एक बात बताइए, नीति आयोग का गठन कब हुआ? 1 जनवरी 2000। नीति आयोग का गठन कब हुआ? नीति आयोग का गठन कब हुआ? 1 जनवरी 2000। नीति आयोग का गठन कब हुआ? 1 जनवरी 2000। किसके स्थान पर नीति आयोग का गठन? किसके स्थान पर? किसके स्थान पर? सरकार के थिंक टैंक के तौर पर काम कौन करता है? कौन करता है? नीति का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति का फुल फॉर्म क्या होता? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके बाद आगे बताइएगा, नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष, नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष। क्या नीति आयोग के अध्यक्ष का कोई कार्यकाल होता है? नहीं। नीति आयोग के अध्यक्ष का कोई कार्यकाल होता है? नीति आयोग के अध्यक्ष का कोई कार्यकाल? नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन बने? प्रथम उपाध्यक्ष, प्रथम उपाध्यक्ष, वर्तमान में उपाध्यक्ष, वर्तमान में उपाध्यक्ष। नीति आयोग के प्रथम सीईओ, प्रथम सीईओ, प्रथम सीईओ, वर्तमान में सीईओ, वर्तमान में सीईओ, वर्तमान में सीईओ। नीति आयोग के विषय में हर बात याद रखिएगा, पूछने की संभावना है। अब देखिएगा, अब इन चीजों से इतर, इन चीजों से अलग अब आते हैं हम लोग, थोड़ा सा देखते हैं आपको एजीआई के विषय में, कैग के विषय में, सीजेआई के विषय में, सीडीएस के विषय में। इन सब के विषय में थोड़ा थोड़ा हम लोग जानते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एजीआई, एजीआई मतलब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया मतलब भारत के महान्यायवादी, भारत के महान्यायवादी। भारत के महान्यायवादी की अगर आप बात करेंगे तो वर्तमान में एक तो भारत के प्रथम महान्यायवादी बने हैं एमसी तलवार, प्रथम महान्यायवादी एमसी तलवार बने हैं। और वर्तमान में जो भारत के महान्यायवादी हैं वह है आपको आर वेंकट रमनी। आर वेंकट रमनी वर्तमान में महान्यायवादी है। और आप सब लोग जानते हैं महान्यायवादी भारत सरकार का वकील होता है, भारत सरकार का कानूनी सलाहकार होता है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। आगे है कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। लेकिन इसको जानने से पहले एक बात और जानिए, महान्यायवादी को उसके कार्यों में सहयोग करता है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। महान्यायवादी को उसके कार्यों में सहयोग करता है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। वर्तमान में जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है वह है आपको तुषार मेहता है, वह है आपको तुषार मेहता, तुषार मेहता है। इसके बाद अब आगे आइए यहां पर कैग। कैग यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। भारत के जो प्रथम नियंत्रक महालेखा परीक्षक बने हैं, भारत के प्रथम नियंत्रक महालेखा परीक्षक बने हैं नरहरि राव। और वर्तमान में जो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक है वह है आपको गिरीश चंद्र मुर्मू। वर्तमान में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक है गिरीश चंद्र मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू। इसके बाद
कैग के अलावा एक आपको महालेखा महानियंत्रक भी होता है, महालेखा महानियंत्रक भी होता है। और वर्तमान में जिसको शॉर्ट में हम लोग सीजीए कहते हैं, सीजीए कहते हैं, सीजीए कहते हैं। वर्तमान में सीजीए के पद पर है एसएस दुबे, एसएस दुबे, एसएस दुबे। इसके बाद आगे है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सीजीआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब भारत के मुख्य न्यायाधीश, मतलब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। आप सब लोग जानते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 यह कहता है भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा। सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश सहित टोटल 34 न्यायाधीश है वर्तमान में, टोटल 34 न्यायाधीश है वर्तमान में। और जो आपको वर्तमान में देश के सीजीआई है डीवाई चंद्रचूड़ है, जो कि क्रम संख्या से 50 में है, क्रम संख्या से 50 में है। वही देश के प्रथम से सीजीआई बने हैं हीरालाल जे कानिया, हीरालाल जे कानिया। और पिछले दिनों इसी बरस अप्रैल माह के करंट में होगा, फरवरी में, ऐसे फरवरी में वो घटना हुआ था लेकिन पीडी में अप्रैल माह में दिया हुआ था, तो आपके नोट में अप्रैल माह में होगा। अप्रैल माह के करंट में इस बात का वर्णन होगा कि टोटल 7 न्यायाधीशों की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट में की गई है। जैसे संजय करोल हो गए, राजेश जिंदल हो गए, मनोज मिश्रा हो गए। ये सभी ऐसे न्यायाधीश हुए जिन न्यायाधीश की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के तौर पर फरवरी 2023 ईस्वी में हुई है, फरवरी 2023 ईस्वी में हुई है। और फिर सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 34 हो गई। पहले से सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश थे उसकी संख्या में कमी देखने को मिल रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट में टोटल 34 न्यायाधीश होने चाहिए। उस कमी को पूर्ति करने के लिए ही फरवरी 2023 के माह में 7 नए न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट में भारत के राष्ट्रपति के द्वारा कोलेजियम की मदद से नियुक्त किया गया था, कोलेजियम की मदद से नियुक्त किया गया था। नोट में जिक्र है, खैर वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है नहीं, समझ गए। लेकिन इस बात को आप जरूर याद रखिएगा, वर्तमान में जो सीजीआई है डीवाई चंद्रचूड़ है, डीवाई चंद्रचूड़ है। इसके बाद सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। देखिए भारत की अगर आप बात करेंगे तो भारत की जो सैन्य व्यवस्था है, भारत के जो सैनिक है उसे 3 भागों में बांटा गया है, नौसेना, थल सेना, वायुसेना, नौसेना, थल सेना और वायुसेना। इन तीनों सेनाओं के ऊपर नियंत्रण स्थापित करने को लेकर सीडीएस का पद लाया गया था, सीडीएस का पद लाया गया था, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद लाया गया था। और इस पद पर सर्वप्रथम जनरल बिपिन रावत बैठे थे। जब जनरल बिपिन रावत बैठे थे, लेकिन हवाई दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। और फिर वर्तमान में जो सीडीएस है या दूसरे क्रम के जो सीडीएस है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान है, अनिल चौहान है। तो देश के प्रथम सीडीएस की अगर बात करें तो देश के प्रथम सीडीएस है बिपिन रावत, देश के प्रथम सीडीएस है बिपिन रावत। और वर्तमान में जो सीडीएस है, वर्तमान में सीडीएस है आपको अनिल चौहान, वर्तमान में सीडीएस है अनिल चौहान, अनिल चौहान वर्तमान में सीडीएस है, समझ गए। तो ये सब बात आप याद रखिएगा। अब यहां पर जो 3 सेनाओं के विषय में हमने आपको बतलाया है, थल सेना, नौसेना, वायुसेना। तो आप यहां पर इस बात को जान लीजिए कि वर्तमान में वायुसेना के अध्यक्ष कौन है, नौसेना के अध्यक्ष कौन है, थल सेना के अध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान में अगर देखा जाए तो वर्तमान में वायुसेना अध्यक्ष वी आर चौधरी है, वी आर चौधरी है, वी आर चौधरी वर्तमान में वायुसेना अध्यक्ष है। फिर इसके बाद वर्तमान में जो आपको थल सेना अध्यक्ष है, थल सेना अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो जो थल सेना अध्यक्ष है वह है आपको मनोज पांडे, मनोज पांडे जी हैं, मनोज पांडे जी हैं। इसके बाद वर्तमान में जो नौसेना अध्यक्ष है, नौसेना अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो वर्तमान में नौसेना अध्यक्ष है आर हरि कुमार, आर हरि कुमार, आर हरि कुमार। और यहां पर एक बात और जानिए आप गुरुजी लोग कि आपको मार्च माह के करंट में यानी पहला पेज में जो आधा वाला होगा, पहला पेज में जो है इस बात का जिक्र होगा कि वर्तमान में वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं। लेकिन जो नोट में है वो चेंज हो गए हैं, जो नोट में है वो चेंज हो गए हैं। प्रीतिम सिंह, एपी सिंह होगा नोट में, समझ गए, एपी सिंह होगा नोट में, वो चेंज हो गए हैं और आप उसमें सुधार कर लीजिएगा। वर्तमान में जो वायुसेना के उप प्रमुख बने हैं वह है आपको
आशुतोष दीक्षित, आशुतोष दीक्षित। खैर ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु नोट में चेंज हो गए हैं। करंट में जो है वर्तमान में वायुसेना के उप प्रमुख हैं आपको आशुतोष दीक्षित। आशुतोष दीक्षित से पहले जो है आपको, आशुतोष दीक्षित से पहले एपी सिंह हुआ करते थे, लेकिन वो चेंज हो गए हैं। वर्तमान में वायुसेना के उप प्रमुख बन गए हैं आशुतोष दीक्षित, आशुतोष दीक्षित। तो उसमें जो है आप गुरुजी लोग थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा। हम क्या बोल रहे हैं आप समझ पा रहे हैं? हाँ या ना? समझ पा रहे हैं ना? सुधार किए? हाँ। तो अब आइएगा गुरुजी लोग, यहां पर जो है इन चीजों को हम लोग याद कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। समझ गए? तो आइएगा गुरुजी लोग, वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? वर्तमान में भारत के महान्यायवादी, वर्तमान में भारत के महान्यायवादी सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। वर्तमान में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, वर्तमान में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, वर्तमान में भारत के कैग, वर्तमान में भारत के कैग, वर्तमान में भारत के सीजीए, सीजीए, या वर्तमान में भारत के महालेखा महानियंत्रक एसएस दुबे। वर्तमान में भारत के महालेखा महानियंत्रक, वर्तमान में भारत के महालेखा महानियंत्रक, वर्तमान में भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। भारत के प्रथम सीडीएस कौन बने? प्रथम सीडीएस, प्रथम सीडीएस, वर्तमान में सीडीएस, वर्तमान में सीडीएस, वर्तमान में सीडीएस। वर्तमान में वायुसेना के अध्यक्ष, वायुसेना के अध्यक्ष, थल सेना अध्यक्ष, वर्तमान में सीडीएस। भारत के प्रथम सीडीएस कौन बने? प्रथम सीडीएस, प्रथम सीडीएस, वर्तमान में सीडीएस, वर्तमान में सीडीएस, वर्तमान में सीडीएस। वर्तमान में वायुसेना के अध्यक्ष, वायुसेना के अध्यक्ष, थल सेना अध्यक्ष, थल सेना अध्यक्ष, नौसेना अध्यक्ष, नौसेना अध्यक्ष। वर्तमान में वायुसेना के उप प्रमुख, वायुसेना के उप प्रमुख, वायुसेना के उप प्रमुख। चलिए इसके बाद अब आगे देखिएगा, इसके बाद जो है थोड़ा सा और देखिए, थोड़ा सा और क्या देखिए। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त की अगर आप बात करेंगे तो वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त है आपको राजीव कुमार, राजीव कुमार वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त है। साथ ही साथ जो है एक संगठन है, उस संगठन का नाम है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। और राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की अगर आप बात करेंगे तो जो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण है, जो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के वर्तमान में अध्यक्ष बने हैं प्रकाश श्रीवास्तव। प्रकाश श्रीवास्तव से पहले राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष हुआ करते थे आदर्श कुमार गोयल। आदर्श कुमार गोयल अब चेंज हो गए हैं, उनके स्थान पर राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष बने हैं प्रकाश श्रीवास्तव। और जो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण है उसका गठन वर्ष 2010 ईस्वी में हुआ है, वर्ष 2010 ईस्वी में हुआ है। तो ये सब बात भी जो है आप याद रखिएगा। तो गुरुजी लोग एक सेकंड में बताइए, आप वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार। इसके बाद वर्तमान में जो है वर्तमान में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष, वर्तमान में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के प्रकाश श्रीवास्तव, प्रकाश श्री। क्लियर है ये बात? क्लियर हुआ ये सब? आज के सेशन में अभी तक जितना बताए हैं, इस पूरे सिनेरियो में एक प्रश्न जरूर आएगा। हाँ ये आसान सी बातें, लेकिन परीक्षा में आसान क्वेश्चन भी टफ हो जाता है, समझ गए? तो गलत नहीं होना चाहिए, और आसान प्रश्न तो एकदम गलत हो जाए भारी दिक्कत है, महा दिक्कत है, समझ, बहुत दिक्कत है। तो इसलिए परीक्षा में अकबका करके क्वेश्चन नहीं बनाना है, एकदम दिमाग को शांत करके। और एक बात सुनिए, परीक्षा हॉल में जिस रूम में आपका सेंटर है, जहां पर आपका सीट है, देखिए हम हर चीज अपने जीवन में किए हैं और उस आधार पे हम आपको बता रहे हैं। कभी परीक्षा हॉल में एकदम टाइम पे पहुंचे, 10 बजे परीक्षा 10 बजे पहुंचे, कभी आधा घंटा पहले पहुंचे, कभी 1 घंटा पहले पहुंचे, समझिए, कभी 2 घंटा भी पहले पहुंचे। तो देखिए होता क्या है कि अगर आप 2 घंटा पहले जाएंगे या 1 घंटा पहले जाएंगे, आसपास वाला से बात होना शुरू होगा, जो कि परीक्षा के लिहाज से सही नहीं है, एकदम सही नहीं है। क्या पता वो नकारात्मक सोच वाला होगा, क्योंकि संसार के 90% लोग नकारात्मक सोच वाले हैं। आप में से भी 90% नकारात्मक के सोच वाले हैं, नकारात्मक सोच वाले लोग हैं। क्या पता आपको वो नकारात्मक कर दे, तो इसलिए बहुत सवेरे भी नहीं जाना चाहिए। दूसरी बात,
एकदम 10 बजे परीक्षा शुरू है तो 10 बजे भी नहीं जाना चाहिए, उसमें आप हड़बड़ा जाइएगा, ओएमआर में गलती करके आ जाइएगा, ओएमआर भरने में गलती करके आ जाइएगा। तो परीक्षा जितना बजे से शुरू होगा, गेट लगने के आधा घंटा पहले ये आप अपना देख लीजिएगा कि किस टाइम तक एंट्री देगा, ये देख लीजिएगा। और एग्जाम शुरू होने से आधा घंटा पहले अपनी सीट पर जाकर बैठ जाना है। किसी से कोई बात नहीं करना है, कोई बात नहीं करना, किसी से नहीं। अगर 1 घंटा पहले भी जाकर के बैठते हैं तब पर भी किसी से कोई बात नहीं करना है, कोई बात नहीं करना है। और ऐसे तो हम बोलते हैं 1 सप्ताह पहले से लोगों से कटिए, लेकिन हम बोल रहे हैं अभी से आप लोगों से कटिए। वैसे लोग जो आपको थोड़ा भी नकारात्मक करता है, जो आपको थोड़ा भी कहता है कि तुम्हारा रिजल्ट नहीं होगा, उससे एकदम कट जाइए और सीधा रिजल्ट ला करके उसको उसके मुंह पे मारिए, समझिए, ये होना चाहिए। तो नकारात्मक लोगों से एकदम बचिए, एकदम बचिए। और परीक्षा से 1 दिन पहले तो एकदम नकारात्मक लोगों से बचिएगा। और एक बात और बताते हैं, देखिए होम सेंटर ही देगा लगभग में, कल एडमिट कार्ड आ जाएगा। होम सेंटर देगा या आसपास के डिस्ट्रिक्ट, अगर फेरबदल करेगा तो आसपास के डिस्ट्रिक्ट में यही करेगा, ज्यादातर चांस है होम सेंटर ही। लेकिन अगर होम सेंटर नहीं देता है तो जैसे कोई है पटना का तो उसको भेज देगा मुजफ्फरपुर, समझिए, गया भेज देगा उसको, तो ये काम करेगा। तो हम आपसे ये बात कहना चाहते हैं कि आप का सेंटर जहां भी है, मान लिया जाए कि होम सेंटर है, आप जाइए, आपका जहां भी जिस डिस्ट्रिक्ट भी घर है, लेकिन परीक्षा देने से पहले आप अपने गांव मत जाइए। परीक्षा देने से पहले आप अपने गांव मत जाइए, क्योंकि गांव के लोग आपको कभी सकारात्मक नहीं बोल सकता है। गांव के लोग बोलेगा तो नकारात्मक ही बोलेगा। आप अपने जिला में रूम लेकर के रह जाइए, लेकिन अपने मां बाप के अलावा, अपने मां बाप के भाई बहन को भी गोली मारिए आप, अपने मां बाप के अलावा परीक्षा से पहले गांव घर समाज के किसी लोग से नहीं मिलना है, नहीं मिलना है। हम आपको बता रहे हैं, हम इस चीज को अप्लाई किए हैं अपने जीवन में। हम जाते थे परीक्षा देकर के वापस रिटर्न आ जाते थे, हमारे घर वाले को पता नहीं चलता था कि हम गए हैं, समझ गए। तो ये सब चीज आप कीजिएगा, और आप कीजिएगा ना तो आपको इससे फायदा होगा। क्योंकि कोई बात अगर मान लिया जाए परीक्षा के लास्ट टाइम में आपको हिट कर गया, आप पढ़ना छोड़ दिए, लास्ट 2-3 दिन नहीं पढ़े, आपका काम चौपट है, आपका कॉन्फिडेंस गिर जाएगा। आपके पास कितना भी नॉलेज होगा, आपका कॉन्फिडेंस गिर जाएगा। और बिना कॉन्फिडेंस के नॉलेज का कोई महत्व नहीं है, कोई महत्व नहीं है नॉलेज का। एग्जाम, नॉलेज, सेल्फ कॉन्फिडेंस और कॉमन सेंस। एग्जाम निकालने के लिए 3 चीज होना चाहिए, नॉलेज भी होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए, कॉमन सेंस भी होना चाहिए। अगर ये तीनों चीज है, आप आराम से एग्जाम निकाल लीजिएगा। इस 3 में से कोई भी एक नहीं है, एग्जाम नहीं निकाल पाइएगा। आपके पास बहुत नॉलेज है, कॉमन सेंस और सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, नहीं निकाल पाइएगा। अगर आपके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस है, नॉलेज है, तो इस दोनों के कम्बिनेशन से निकाला, इन दोनों के कम्बिनेशन से जो है परीक्षा निकाल सकते हैं आप, समझ गए। तो अब आइए, ये सब चीज जो दिशा निर्देश दिए हैं इसका आपको पालन करना है। बाद बाकी स्वस्थ रहना अभी सबसे ज्यादा जरूरी है, स्वस्थ रहना एकदम से जरूरी है। एकदम नॉर्मल खाइए पीजिए, चिकन मटन ये सब एकदम नहीं खाइए, नहीं खाइए, ये सब चीज भारी होता है, सुपाच्य नहीं होता है ये सब चीज, समझ गए। तो इन चीजों से आप बचिए, जितना सिंपल हो सकता है उतना सिंपल खाइए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मार्केट का चाउमीन, बर्गर, मोमो ये सब चीज से बचिए, समझ गए। बाद बाकी जो करना है अपना कीजिए। अब आइए, अब आते हैं नोट के अकॉर्डिंग। नोट में सबसे पहले जिक्र है आरबीआई के संदर्भ में। नोट में जो सबसे पहले जिक्र आरबीआई के संदर्भ में है, तो यहां पर हम लोग चर्चा आरबीआई के संदर्भ में ही कर लेते हैं, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के संदर्भ में ही कर लेते हैं चर्चा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, समझ रहिए है। आरबीआई की अगर बात करें तो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर को लेकर के चर्चा होगा, और आरबीआई के डिप्टी गवर्नर को लेकर यह चर्चा होगा कि आरबीआई के एक डिप्टी गवर्नर है माइकल देबव्रत पात्रा, उसका पूरा नाम है माइकल देबव्रत पात्रा। उनके टाइम पीरियड को, उनके कार्यकाल को 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया है, यही बात होगा। ठीक है, यह बात है करेंट सिनेरियो में,
लेकिन और भी चीजों को आरबीआई के संदर्भ में जान लेते हैं, हर चीज को जान लेते हैं, स्टैटिक के साथ जोड़ते हुए हर चीज को जानते हैं। पहली बात, आरबीआई। आरबीआई आप सब लोग जानते हैं भारत का केंद्रीय बैंक है, भारत का केंद्रीय बैंक है। आरबीआई का गठन 1 अप्रैल 1935 को हुआ, 1 अप्रैल 1935 को हुआ। और आरबीआई में आम जनता ना खाता खोल सकता है, ना आम जनता जाकर पैसा जमा कर सकता है, नहीं, आम जनता नहीं कर सकता है। आरबीआई में बैंक का खाता होता है, बैंक का खाता होता है, बैंक अपना खाता आरबीआई में खोलाता है। एचडीएफसी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, एसबीआई बैंक, ये सब का खाता आरबीआई में होता है। यही कारण है कि आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है, आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। और आरबीआई में एक गवर्नर तथा 4 उप गवर्नर होते हैं। आरबीआई में 1 गवर्नर तथा 4 उप गवर्नर होते हैं। आरबीआई में जो 1 गवर्नर और 4 उप गवर्नर होते हैं, वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास है, जो कि क्रम संख्या से 25वें गवर्नर हैं। वही वर्तमान में आरबीआई के जो 4 उप गवर्नर हैं, वर्तमान में माइकल देवव्रत पात्रा है, दूसरे हैं आपको स्वामीनाथन जानकी रमन, तीसरे हैं राजेश्वर राव और चौथे हैं रविशंकर। नोट में महेश कुमार जैन का चर्चा होगा। महेश कुमार जैन हट गए हैं और महेश कुमार जैन का ही स्थान लिया है स्वामीनाथन जानकी रमन। तो नोट में जो महेश कुमार जैन है, महेश कुमार जैन को काट करके लिख देना है स्वामीनाथन जानकी रमन। अब गुरुजी लोग यहां पर चीजों को समझिएगा। क्या आरबीआई के चारों डिप्टी गवर्नर को याद रखना जरूरी है या नहीं है? मेरे ख्याल से जरूरी नहीं है। फिर भी करंट सिनेरियो में चर्चा में रहे हैं तो इसलिए जो है हम आपको बतला दिए हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं है। सिर्फ याद रखना है तो गवर्नर को याद रखना है। तो आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास है, जो कि 25वें क्रम संख्या से है। वही आरबीआई के प्रथम गवर्नर की अगर हम बात करें तो आरबीआई के प्रथम गवर्नर बने हैं ऑसबर्न स्मिथ आरबीआई के प्रथम गवर्नर बने हैं। वही आरबीआई के जो प्रथम और स्वतंत्र भारत के प्रथम, आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर और स्वतंत्र भारत के प्रथम आरबीआई गवर्नर सीडी देशमुख बने हैं। सीडी देशमुख बने हैं। तो आरबीआई के प्रथम गवर्नर ऑसबर्न स्मिथ, वही आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख, और आजाद भारत में आरबीआई के प्रथम गवर्नर भी सीडी देशमुख ही बने हैं। और आजादी के बाद आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण वर्ष 1949 ईस्वी में हुआ। वर्ष 1949 ईस्वी में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ। तो ध्यान दीजिएगा गुरुजी लोग, आरबीआई के विषय में हमें याद क्या रखना है? तो आरबीआई के विषय में हमें याद रखना है आरबीआई के गवर्नर हो गए तथा आरबीआई से संबंधित जो छोटा छोटा फैक्ट बताए हैं, ये छोटा छोटा फैक्ट है लेकिन महत्वपूर्ण है। क्लियर है? तो आइए आरबीआई के संदर्भ में जो परीक्षा में पूछे जाने योग्य चीजें हैं उसको जो है हम लोग याद करते हैं। ठीक है, तो बताइएगा, आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? भारत का केंद्रीय बैंक। आरबीआई का गठन कब हुआ है? 1 अप्रैल 1900। आरबीआई का गठन कब हुआ? आरबीआई का गठन कब हुआ है? 1 अप्रैल 1900। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण। क्या आम जनता आरबीआई में खाता खुलवा सकता? नहीं ना। आम जनता आरबीआई में पैसा जमा कर सकता? नहीं ना। यहां पर खाता कौन खुलवाता? बैंक ना। बैंकों का बैंक किसे कहा जाए? बैंकों का बैंक
क्या आम जनता यहां पर पैसा जमा कर सकता है? आम जनता खाता खुलवा सकता है? नहीं ना। आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन बने? आरबीआई के प्रथम गवर्नर, प्रथम गवर्नर, प्रथम भारतीय गवर्नर, प्रथम भारतीय गवर्नर, स्वतंत्र भारत के प्रथम आरबीआई गवर्नर कौन बने हैं? वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर, वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर क्रम संख्या से, वर्तमान में आरबीआई के 4 उप गवर्नर कौन कौन है जी? वर्तमान में आरबीआई के 4 उप गवर्नर कौन? सुप्रीम कोर्ट के विषय में बतला ही दिए हैं, फिर जो है आगे नीति आयोग बतलाए ही हैं, आगे जो है, हाँ ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा, अब आगे सुनिएगा। आपको जो है एक वर्ल्ड बैंक है, समझिए एक वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक है। वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक। विश्व बैंक की अगर आप बात करेंगे तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के परिणाम स्वरूप विश्व बैंक की स्थापना हुई, विश्व बैंक की स्थापना हुई। विश्व बैंक के हाल ही में अध्यक्ष डेविड मालपास के बाद अजय बंगा बने हैं, अजय बंगा बने हैं। डेविड मालपास के बाद अजय बंगा विश्व बैंक के अध्यक्ष बने हैं। वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा ही हैं। और विश्व बैंक में एक कार्यकारी निदेशक के तौर पर भारत के तरफ से नियुक्त परमेश्वरम अय्यर को किया गया था। समझिएगा चीजों को। जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक के विषय में आप समझिए। वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक की अगर आप बात करेंगे ना, तो वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष हमेशा कोई ना कोई अमेरिकी नागरिक ही बनता है, कोई ना कोई अमेरिकी नागरिक ही वर्ल्ड बैंक का हमेशा अध्यक्ष बनता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि वर्ल्ड बैंक में सबसे ज्यादा पैसा अमेरिका का ही लगा हुआ है, सबसे ज्यादा रुपया वर्ल्ड बैंक में अमेरिका का ही लगा हुआ है। यही कारण है कि वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष कोई ना कोई अमेरिकी नागरिक ही बनता है। हाल ही के दिनों में वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष बने हैं आपको अजय बंगा, अजय बंगा। और उसी वर्ल्ड बैंक में भारत के तरफ से कार्यकारी निदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया है परमेश्वरम अय्यर को, परमेश्वरम अय्यर को। तो यहां पर 2 बात याद रखना है। पहली बात यह, वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है? अजय, वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष, वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा। दूसरी बात, भारत के तरफ से वर्ल्ड बैंक के कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया? किसे नियुक्त किया? किसे नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया गया है? परमेश्वरम अय्यर। इसके बाद जो है आयुष्मान खुराना, एक्टर है ना जी, हाँ हीरो है। आयुष्मान खुराना की अगर आप बात करेंगे तो इन्हें जो है यूनिसेफ का, समझ गए, यूनिसेफ इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। यूनिसेफ इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। यह भी बात जो है आप याद रख लीजिएगा कि यूनिसेफ इंडिया के राष्ट्रीय राजदूत भारत की तरफ से किसे बनाए गए हैं? तो आयुष्मान खुराना, आयुष्मान खुराना। कुल मिलाकर के देखेंगे तो पीडी के अनुसार जो है मार्च अप्रैल 2023 नियुक्ति खत्म हो गया। इसके बाद आगे है आपको मई, इसके बाद आगे क्या है? मई। इससे आगे हम लोग नियुक्ति से संबंधित चीज को अगले सेशन में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, आज थोड़ा ही पढ़ाए हैं, नोट के अकॉर्डिंग थोड़ा पढ़ाए हैं। कल जो है नियुक्ति खत्म कर देंगे, कल नियुक्ति खत्म कर देंगे। बाय नोट तो खत्म हो ही जाएगा, समझ गए। और भी कुछ महत्वपूर्ण नियुक्ति से जो है अगले सेशन में हम आपको अवगत करवा देंगे। अब आइए, अब हम लोग आते हैं स्टैटिक पर। किस पर आते हैं? स्टैटिक। एक बार जो है नोट को कम से कम पढ़ लीजिए, तो इसको नोट में जो है उसको 1 सेकंड में पढ़िए। स्टैटिक, और गुरुजी लोग एगो होमवर्क देते हैं करेंट में, सभी राज्यों के राज्यपाल मुख्यमंत्री, सभी राज्यों के राज्यपाल मुख्यमंत्री याद करके आना है। कल हम पूछेंगे और हम बता भी देंगे और पूछेंगे भी। और हां, इसमें यह है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल 2800 राज्य का आप याद करके आए, अगर बता दिए करेंट का बुक फ्री में दे देंगे। जो ले लिए हैं उनके लिए नहीं, जो नहीं लिए हैं उनके लिए है ये ऑफर, समझ गए। और देंगे, अभी पूछ ले। अरे वाह, एक से एक धुरंधर है। किसको किसको राज्यपाल मुख्यमंत्री याद है? हाथ खड़ा कीजिए। तो लड़की में कुछ कुछ को है ना। अब ये पूछ ले, अब ये दे देते कल। कल
अच्छा ठीक है, पढ़िए आज, ठीक है पढ़िए। राज्यपाल मुख्यमंत्री याद करके सुनाइए, कल देंगे बुक सबको, सब सुनाइएगा, सबको दे देंगे, ठीक है। लेकिन हम पूछेंगे सामने स्टेज पे बुला करके, तो ऐसे थोड़े माइक बंद करके पूछेंगे, नहीं तो पूछेंगे एक दूसरे को जवाब दे दीजिएगा, ठीक है। पढ़ के आइए, बुक दे देंगे हम, करंट का फ्री में दे देंगे बुक, ठीक है। चलिए आइए आइए, है दिवस में कहां तक करवा दिए हैं, कहां तक, मार्च तक। चलिए ठीक है, आइए गुरुजी लोग आइए, आप इधर इधर इधर, मार्च तक पूछ रहे हैं, बताइए तो। हम अपने भूल गए हैं, हाँ बताइए, हाँ याद आ गया। विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च, विश्व वन्य जीव संरक्षण दिवस, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च। चलिए आगे बताइए। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। अब आइए मार्च, अप्रैल, अप्रैल में 10-11 को है दिवस महत्वपूर्ण, देख लेते हैं। देखिए आराम से एक एक माह करवा रहे हैं, याद हो रहा है ना, ठीक है। याद इसलिए ये एक एक माह करवा रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए, समझ गए। नहीं तो करवाने के लिए तो एक दिन में भी करवाया जा सकता है, समझे। और अभी टाइम है हम लोगों के पास 15 दिन, तो इसलिए एक एक करके करवा रहे हैं, समझ गए। टाइम नहीं रहता तब तो एक दिन में करवा देते हैं। अप्रैल, समता दिवस। समता दिवस की अगर आप बात करेंगे तो जो समता दिवस है यह 5 अप्रैल को मनाया जाता है। 5 अप्रैल को समता दिवस मनाया जाता है। देखिए आप एक केंद्रीय मंत्री का नाम सुने होंगे, केंद्रीय मंत्री, समझ गए। नहीं तो करवाने के लिए तो एक दिन में भी